सोचो तुम एक दिन आंखें खोलते हो और पता चलता है कि तुम मर चुके हो और अब तुम एक ऐसे प्रिंस की बॉडी में हो जिसे कुछ देर पहले ही पॉइजन देकर मारा गया था। बाहर हजारों लोग एक मासूम भी की एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा एक डिसीजन पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता है। एक इंजीनियर का दिमाग, एक अम्मा प्रिंस की बॉडी और शुरू होती है एक एकदम को बदलने की कहानी। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। जब एक बुढ़ा आदमी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए प्रिंस को बुलाने के लिए आ रहा होता है, तब रास्ते में उसको एक मेड देखती है जो अभी अभी प्रिंस के रूम से बाहर निकली थी। उससे पूछने पर वो बताती है कि प्रिंस तो अभी सो रहा है, लेकिन असल में उसने प्रिंस के ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर उसे मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी जब प्रिंस को उठाने के लिए अंदर पहुंचा तो उसे लगता है कि शायद प्रिंस बैठे बैठे ही सो गए, लेकिन वो प्रिंस तो ऑलरेडी मर चुका था। पर तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती है क्योंकि इस पर रोलन उसकी बॉडी में रिकार्नेट हो गया होता है। आसपास का माहौल देखकर शुरुआत में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसने खुद को याद करने की कोशिश की पर अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बुढ़ा आदमी प्रिंस को उठाते हुए कहता है कि हमें चलना होगा, बाहर लोग उस विच को मारने के लिए आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। रोलन को बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर टाउन के सारे लोग एक विच को मारते हुए उस सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ वीआईपी नॉवेल्स बैठे इस नज़ारे का मजा ले रहे होते हैं जैसे वो लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने दिमाग पर जोर डालने पर रोलन को प्रिंस की सारी मेमोरी याद आ जाती है और वो मामला समझ गया था कि अब वो एक ऐसा प्रिंस की बॉडी में है जो ऑलरेडी मर चुका है। वो अब उठकर आसपास चलकर देख ही रहा था कि तभी उसे एक वाइन की गिलास दिखती है जो देखकर वो समझ गया कि प्रिंस को मर्डर हुआ है। उस बूढ़े आदमी के साथ जब रोलन बाहर निकलता है तो पूरी तरह हैरान था क्योंकि अब वो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया में, एक अनजान से शहर में आ चुका है जहाँ पर लोग एक विच को सूली पर लटकाने के लिए खुश हो रहे होते हैं। यही नीचे भीड़ में वो मेड भी प्रिंस को देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि उसने तो उसे जान से मारने के लिए बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया था। रोलन तभी उस विच की तरह देखता है जो एक अभी बहुत यंग थी पर अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर हर कोई इससे मारना क्यों चाहता है। उसे सूली पर लटकाने के लिए सब लोग बस प्रिंस के ऑर्डर का ही वेट कर रहे होते हैं पर बिना हालतों के बारे में जाने वो आखिर कैसे किसी को ही मार सकता है। इसलिए सभी के सामने एक नॉर्मल प्रिंस की तरह एक्ट करते हुए वो कहता है कि मैं अब फैसले को कल सुनाऊंगा। जिस पर रॉयल किंग कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक विच के पकड़े जाने के बाद हमारा काम है कि उसे जल्दी से जल्दी मारना, इससे पहले कि और भी विच उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। रोलन कहता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, और विच भी आ जाए तो अच्छा है ना, हम उन सबको एक बार में ही पकड़ लेंगे। रोलन अपने डिसीजन सुना के चुपचाप वापस चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि रोलन अपने गार्ड्स के साथ बैठा प्रिंस के मेंशन जा रहा होता है जहां उसके सामने वो लेडी बैठी थी। इसने प्रिंस को जहर देकर मार दिया था और फिलहाल रोलन इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रोलन प्रिंस के कमरे में आने के बाद आसपास की चीजों को देखकर ऑब्जर्व करता है और थोड़ी देर में उसे ये समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वो एक ऐसे बर्बाद पड़े टाउन में है जिसके आसपास के राज्य बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। एक बिल्कुल ही पिछड़ा राज्य है जो कि सालों से कभी डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए रोलन सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों। पर जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे सुकून मिलता है कि चलो कम से कम ये बंदा हैंडसम तो है। वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले यहाँ के हालातों को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में जब वो लंच में बैठा होता है तभी वो बूढ़ा आदमी जो कि फाइनेंस एडवाइजर है वो डायरेक्टली रोलन से आकर पूछता है कि आखिर आपने आज एग्जीक्यूशन को डिले क्यों किया। जिस पर रोलन डायरेक्टली अपना मेन सवाल कर देता है कि आखिर ये सब करना क्यों है, विच को आखिर लोग मारना क्यों चाहते हैं। तो वो बताता है कि काफी सालों पहले लोगों ने बहुत सारी खतरनाक विच को वेस्टर्न फॉरेस्ट में देखा था जहां उन्होंने एक छोटा से स्टोन के डोर पर बहुत ही अजीब सिंबल मिला जो एक असल में विच कॉर्पोरेट एसोसिएशन का सिंबल है। जो रोलन पूछता है कि मतलब आखिर ये है क्या चीज। तो वो बताता है कि दरअसल सालों से विच हमेशा अकेले ही रहा करती थी, लेकिन इनके विच एसोसिएशन सभी के सभी एक विच को सिर्फ एक मिशन के लिए साथ लाना चाहते हैं, एक सीक्रेट होली माउंटेन खोजने का मिशन। उनके मुताबिक एक वही ऐसी जगह है जहां वो लोग सुकून और शांति से रह सकते हैं और इसलिए विच एसोसिएशन वाले हर जगह से विच को ढूंढ कर एक साथ ला रहे हैं। रोलन पूछता है कि मतलब आप लोग इस बात से
करते हो कि उन्हें पता चल गया कि हमने एक विच को पकड़ा है तो वो लोग उसे बचाने के लिए हमारा पूरा टाउन खराब कर देंगे। तो वो कहता है कि हाँ यही बात है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उसे खत्म करना होगा क्योंकि विच के पास ऐसी डिमोनिक पावर होती है जिससे हमें अंदाजा भी नहीं है। तो रोलन पूछता है मतलब पावर से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एडवाइजर बताता है कि असल में कुछ दिनों पहले नॉर्थ की तरफ हमारे एक माइन कोलैप कर गया और वहीं पर इसने एक आदमी को जिंदा जलाकर मार दिया था। तो रोलन कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उससे मिलना चाहूंगा। जो सुनकर एडवाइजर बहुत ही हैरान होता है। साथ ही रोलन को ये भी पता लगता है कि विच को आग से कुछ नहीं होता, यही वजह है उनके पास उसे सूली पर चढ़ाने की मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी रोलन को इससे पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद अपने रॉयल गार्ड और रॉयल एडवाइजर के साथ उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, जहां गार्ड उसे मना करते हैं कि हम सब मारे जा सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। पर सीधी सी बात है कि जब तक तुम बुराई से लड़ोगे नहीं तो उसे जीतोगे कैसे? हालांकि वो लोग ये सुनने के बाद भी जाना नहीं चाहते थे, पर भला अपने प्रिंस को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। रोलन जैसे ही केज के पास पहुंचता तो विच को अपने सामने देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके सामने तो एक बेहद ही खूबसूरत लेडी खड़ी थी और उसके गहरी नीली आंखें उसके मासूमियत को दर्शा रही थी। रोलन के पहुंचने पर वो अपना नाम आना बताती है तो वो पूछता है कि आखिर उस माइन में हुआ क्या था, मुझे सब सच बताओ। जिस पर आना बताती है कि जब माइन कोलैप्स हुआ था मेरे फादर कुछ लकड़ियों के ढेर के नीचे फंस गए, पर इससे पहले कि मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए पहुंच पाती एक दूसरा माइनर ने मौका देखकर मेरे फादर के पैसे चुराने की कोशिश की, जो सब उन्होंने जिंदगी भर पूरी मेहनत करके कमाया था। बुरी तरह फंसने होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी मेहनत के पैसे को बचाने की। जब मैं वहां पहुंची तो वो मेरे फादर को जान से मारने ही वाला था, बस इसलिए मैंने भी सोच समझ उसे वहीं जलाकर राख कर दिया। रोलन पूछता है कि आखिर तुम पकड़ी कैसे गई? जिस पर एडवाइजर बताता है पकड़ाने वाला इसका फादर ही था, क्योंकि जो कोई भी एक विच को पकड़वाने में हेल्प करता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर 25 गोल्ड कॉइन मिलता है, जो उसके फादर के लिए बची हुई जिंदगी बिताने के लिए काफी थी। रोलन को यह सुनकर बुरा तो लगता है, पर अभी उसके मन में एक सवाल था कि आखिर उसने उस माइनर को आना ने कैसे मारा जो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था। जिस पर वो कहती क्या आप जानते नहीं विच की डिमोनिक पावर के बारे में? पर क्योंकि यार रोलन को ये पावर और ये मैजिक वगैरह बस एक फैंटेसी लगती, इसलिए वो आना की डिमोनिक पावर देखना चाहता था, जो उन सबकी होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक विच अगर चाहे तो उन सबको वहीं पर जलाकर राख कर सकती है। आना खुद भी इस बात से बहुत हैरान थी कि इससे मरने का तो कोई डर ही नहीं है। रोलन कहता है कि देखो अगर तुम सच में कोई डीमन होती तो तुम्हें सबसे पहले अपने फादर को ही मारना चाहिए था, पर उल्टा तुमने फादर ने ही तुम्हें यहाँ फंसा दिया। जिस सुन वो खुद भी रोने लगती है। रॉयल गार्ड उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर फिर भी रोलन उसके गले पर लगे हुए कॉलर ही खींच देता है, क्योंकि अब तक ये कॉलर ही था जिसने उसकी पावर को रोक रखा था। और बस हटाते ही रोलन को अपनी आंखों के सामने एक ऐसी डिमोनिक पावर देखने को मिलता है जो उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। आग के लपटे केज से बाहर आ गई होती है, जो देख के वो लोग उसे पकड़ते हुए चलने को कह रहे होते हैं, पर रोलन मना करता है कि नहीं रुक जाओ, आगे की लपटे केज के अंदर ही उसे कंट्रोल में है। आना आगे बढ़ते हुए कहती है कि आखिर आपने देख ही लिया इसे क्यों कहते हैं डिमोनिक पावर। उसके पूरे शरीर के कपड़े जल गए होते हैं, पर बड़े आराम से आगे की लपटों को रोकते हुए कहती है कि अब तो आपने मेरी पावर देख ली ना, अब चाहो तो आप मुझे सुकून से मार सकते हो। तो रोलन अपनी कोट उतार के उसे पहना देता है और कहता है कि नहीं, किसने कहा तुम मर रही हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद सीधे अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ रोलन कुछ थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स का यूज करके आना की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि असल में अपनी पिछली जिंदगी में वो एक इंजीनियर था। आना की पावर को रोलन में थर्मोडायनेमिक्स का रूल से समझने की कोशिश की, जो किसी रूल्स को फॉलो ही नहीं करती थी। भैया मुझे खुद ही थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर पता ही नहीं चले क्या होता है क्यों होता है, तो छोड़ो ये सब मैं नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं इसमें कंपेयर कैसे किया। इसी बीच बारो भी प्रिंस से मिलने के लिए आया होता है, जिस पर रोलन पूछता है तो फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या? असल में रोलन ने करवाया यह है कि एक दूसरे कैदी के मुंह पर कपड़ा बांध कर उसे सबके सामने फांसी के
फंदे पर लटका दिया, जिससे सबको ऐसा लगा कि वो विच ही मारी गई है। इसे कहते हैं भाई लाठी भी ना टूटे। और बारो यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है। रोलन उसे टाउन की सारी रिपोर्ट मांगता है कि पिछले 10 सालों में कितने खर्चे हुए हैं और कितने टैक्सेस बढ़े हैं। सिटी से रिलेटेड हर एक चीज की रिपोर्ट, साथ ही एक और रिपोर्ट जिसमें उसे ये पता चले कि यहाँ कितने टेक्सटाइल, स्टील और सेरामिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये सब सुन बारो बहुत हैरान होता है, क्योंकि अब तक वो जिस प्रिंस को जानता था वो बस एक मुर्दा लाश जैसा था, जिससे आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अब जो प्रिंस उसके सामने है वो बिल्कुल ही अलग, लिए वो पूछ लेता है कि आखिर आपको इन सब रिपोर्ट की जरूरत क्या पड़ गई। तो रोलन कहता है कि देखो, बस मैं जितना बोला उतना करो, हम अपने ही टेरिटरी को ऐसा और बर्बाद नहीं कर सकते। असल में रोलन ने अब तक यहाँ की जो भी जियोपॉलिटिकल समझी है उससे ये समझ में आया है कि यहाँ पर काफी सारे और भी बड़े बड़े और वेल डेवलप्ड किंगडम हैं। इन्हें अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेस संभाल रही है। हर एक के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है जहाँ वो लोग ऐश कर रहे हैं। और यहाँ रोलन पूरे किंगडम के बीच एक ऐसे बेकार से शहर में आ गया है जहाँ सब कुछ बर्बाद है। रोलन अब बारो से पूछता है, तुम क्या लगता है मैं क्या गलत किया? इस पर बारो कहता है कि पिछले साल आपके डिसीजन के कारण सब हुआ, उसके बाद तो हमारे पूरा टाउन जमीन पे आ गिरा। ना हमारे पास ढंग के साधन है और ना ही खाने पीने के लिए ज्यादा सामान। रोलन पूछता है, तो फिर तुम क्या सोचते हो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है? जिस पर बारो बिना सोचे कह देता है कि रॉयल हाउस ऑफ वजा बाबलोन के पास। तो वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये सब बस दिखावा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया इस किंगडम को असल में चर्च कंट्रोल करता है। सिर्फ उस ही किंग माना जाता है जिससे पोपी ताज पहना है। चर्च का रूल यानी फिलहाल जो दुनिया के लिए किंग है वो बस एक पपेट है, बस एक दिखावा चाहते हैं। चाहे मेरे भाई बहन जितने भी अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग कर ले, ये किंगडम एट द एंड चर्च के कंट्रोल में ही रहेगा। और हाँ यार, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि ये पर जितने भी प्रिंस और प्रिंसेस है वो सब प्रिंस के भाई बहन जो फिलहाल किंगडम के अलग अलग राज्यों पे रूल करते हैं। रोलन ये समझ गया था कि अगर उसे किंग बनना है तो उसे चर्च के बनाए इस सिस्टम के बाहर खुद का एक किंगडम बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है किंगडम के लोग, क्योंकि चर्च ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है, इसलिए वो जो भी कहते हैं सब लोग मानते हैं। तो अगर वो लोग किसी तरह साबित कर देते हैं कि चर्च झूठा है तो लोग तो विश्वासी उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और ये साबित करने के लिए काम आएगा हमारी विचेस, क्योंकि चर्च ने लोगों के मन में ये भर दिया है कि विच बुरी होती है, क्योंकि उनके पास डिमोनिक पावर है। तो अगर रूलर किसी तरह लोगों के सामने साबित कर दे कि विच बुरी नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग चर्च के ऊपर से अपना विश्वास खो देंगे। ये सब जानने के बाद बारो को समझ आता है कि प्रिंस ने आना को क्यों बचाया। रोलन कहता है कि देखो, अगर हम जीत गए तो आगे चल के तुम मेरे राइट हैंड ही बन सकते हो, इसलिए अब से तुम मेरे किसी भी डिसीजन पे सवाल मत उठाना। प्रिंस से बात करने के बाद जब बारो बाहर आया तो रॉयल गार्ड पूछता है कि आखिर क्या हुआ, प्रिंस ने क्या कहा, वो बीच को भी रखने वाले है क्या? पर बारो कोई जवाब नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ आना को दिखाया जाता है जो गार्डन में अकेली चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि बारो ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिससे अकॉर्डिंग उसे अपने काम के अनुसार पर मंथ एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। जो सुने आना भी ऑब्वियस बहुत हैरान थी, क्योंकि इतना पैसा उसके फादर साल भर में भी नहीं कमा पाते। आना को समझ नहीं आता कि आखिर मुझे जैसे डीमन विच से प्रिंस चाहते क्या है। तभी प्रिंस आना के पास आते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम तुम्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। इस पर आना पूछती है, मुझे अभी तक तो ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे बचाया क्यों। रोलन कहता है कि चलो टहलते हुए बात करते हैं, लेकिन आना कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक इंसान को जान से मारा, मुझे सजा मिलनी चाहिए और आप मुझे यहाँ बचा रहे हैं। देखो, तुमने जो भी किया बस अपने डिफेंस में किया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग हमेशा से विच को बुरा नजरों से देखते हैं, इसलिए वो
सोच रही होती है कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। जो सुन रोलन बड़े शांति से एक फ्लावर तोड़ के उसे दे देता है। हालांकि ये फ्लावर काफी खूबसूरत था, लेकिन तभी वो कहता है कि इसमें पॉइजन है। जो सुनते ही आना डर से छोड़ देती तो प्रिंस कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये सब मजाक था, इसमें सच में कोई पॉइजन नहीं था। ये फूल अब भी खूबसूरत है, बस मेरे हल्के से झूठ से तुम्हारी सोच बदल गई। विच की ताकत के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, बस उनकी ताकत की वजह से लोगों की सोच इतनी बदल गई है कि हर कोई उन्हें खतरनाक मानता है। इस पर आना कहती है नहीं, ये पावर सच में खतरनाक है। हम विच एक छोटी सी भी गलती से पल भर में किसी आदमी को मार सकते हैं। रोलन कहता है कि देखो, अगर तुम मारना ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मर सकती हो, पर तुम्हें क्या लगता है मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारा खुद बाप तक विच से नफरत करता है और उस जैसे हजारों लाखों लोग। अगर तुम हार मान के इस सच्चाई मान लो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ दिए तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ विच आजाद रहेगी। जो सुना आना रोती हुई पूछती है, क्या ये सब सच में हो सकता है? मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह घूमना फिरना रहना और जीना। क्या तुम जो मुझे सपने दिखा रहे हो, क्या ये सब सच में हो सकता है? रोलन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, सब मुमकिन है, बस मेरा साथ दो। वो आना को अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए उससे और ज़्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, ताकि पिछली बार जो हुआ वैसा कुछ दोबारा ना हो। रात होने पर उसे मेड को दिखाया जाता है जिसने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी और एक चिट्ठी में प्रिंस के बदले व्यवहार के बारे में लिख कर किसी को भेज देती है। अगले दिन जब रोलन सारी रिपोर्ट चेक कर रहा है तो उसे समझ आया कि उनके यहाँ टाउन एक माइनिंग टाउन है जो एक किंगडम के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, पर नोबल के लगातार करते आ रहे करप्शन के कारण जिस टाउन को सबसे ज्यादा विकसित होना चाहिए था वो बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ खेती नहीं होती। रोलन बारो से पूछता है कि आखिर खाना कहाँ से मिलता है हमें, तो बारो बताता है कि असल में जो भी हमारे यहाँ और प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग सॉन्ग फूड रेस्ट के साथ फूड के लिए व्यापार करते हैं। एक तरह से हमारी वाटर सिटी को वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। हमसे अपने सारे जरूरत के सामान लेके वो बस हमें इतना खाना दे देते हैं ताकि बस यहाँ के वर्कर कम से कम जिंदा रह सके। असल में पहले जो इस टाउन का रूलर था बोरियस, वो बिना सोचे समझे हमेशा उनकी बात माना करता था। वो बस थोड़े से फूड के लिए टाउन के सारे और उन्हें ही दे दिया करता था। जो सुने रोलन को भी प्रिंस की मेमोरी से बोरियस के बारे में पता लगता है और बारो उसे कहता है कि हाँ, तुम सही हो, इसलिए मैं आज तक कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं जानता था कि उसे पोजीशन छीनने के बाद मैं उसका एक डायरेक्टली दुश्मन ही बन गया। असल में यार, बोरियस और बाकी नोबल्स के रिलेशन लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के प्रिंस से काफ़ी अच्छे बन गए थे। उन्हें टाउन के प्रोडक्शन और यहाँ के लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी, इसलिए वो लोग हमेशा से इतना ही फूड भेजते थे जितना वर्कर खाकर जिंदा रह सके। तो रोलन कहता है कि ठीक है, आज से हमारा लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारा ट्रेड बंद होगा। हम अपने सारे ओर्स अच्छे दामों पर वेलोसिटी को बेचेंगे और उनसे ही हमेशा फूड खरीदेंगे। तो बारो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, वेलोसिटी आखिर इतना सारा और लेकर करेंगे क्या, वो खरीदेंगे ही नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर हम दाम आधा कर दे तो इतना प्रॉफिट देख कर तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन बारो को डर था कि ये कोई फ्यूचर प्रूफ प्लान नहीं है, ऐसा तो हमारा स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई, रोलन का प्लान लॉन्ग टर्म को देखते हुए ही था। वो इस टाउन के बिजनेस को तभी एक्सपैंड करेगा जब वो लोग ट्रेड करके अच्छे खासा रिसोर्स बिल्ड कर लेंगे। रिसोर्स बिल्ड करने से उनका मतलब है काफ़ी सारे बोट्स बनाना, क्योंकि उनके यहाँ बॉर्डर सिटी बिल्कुल नदी के किनारे पर है, एक बड़ी लंबी नदी जो पूरे किंगडम से होते हुए गुजरती है। अगर उन लोगों ने किसी तरह कुछ अच्छी शिप बना ली तो वो लोग पूरे किंगडम में ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। बारो कहता है कि लेकिन अभी एक बड़ी दिक्कत है, अगर हमारा लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं तो वो सर्दी में हमारे
लोगों को शेल्टर नहीं देंगे। तो प्रिंस पूछता है भला क्यों, सर्दी में ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उनकी किले की जरूरत पड़ती है। तो बारो बताता है कि दरअसल सर्दी में ही असली खतरा आता है। ड्रैगन स्पाई माउंटेन से मानो कि एक नर्क का दरवाजा खुलता है और वहां से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। सर्दी में उन मॉन्स्टर के आज डिमोनिक रूप देखने को मिलता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो लोग एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं और क्योंकि हमारी सिटी के पास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है तो लोगों को लॉन्ग सॉन्ग के किलों में जाकर छुपना पड़ता है। जो सुन रोलन को समझ में आ गया कि जब तक वो इन मॉन्स्टर का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते तब तक वो यहाँ कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, और इसलिए अब वो कुछ कैप्टन और एक हंटर को बुलाता है जो कि अब तक उस मॉन्स्टर से लड़ चुका है। एक तो बेचारा प्रिंस को अपने सामने देख के इतना डर गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तब दूसरा कैप्टन आगे आते हुए बताता है कि दरअसल ऑटम सीजन के एंड होने पर हम पूरे फॉरेस्ट में घूम के आसपास की जंगलों को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हमें कोई बीस्ट के आने के साइन मिलते हैं हम एक सिग्नल फायर चलाते हैं, जिससे देखकर रूबी वुड रिवर के जरिए सब लोग लॉन्ग सॉन्ग किले के तरफ निकल जाते हैं। तो रोना पूछता है कि रिवर से दूसरी तरफ भी अटैक होता है क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नदी गहरी होने के साथ साथ इसके बहाव बहुत तेज भी है, इसलिए आज तक किसी बीच ने इसे क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं की। रोलन पूछता है कि इनके अपीयरेंस होने के बाद इन मॉन्स्टर को शांत होने में कितना टाइम लगता है। तो वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ नहीं होता और सारी बर्फ हट नहीं जाती। पर पिछली बार ये तो टोटल 4 महीने तक चला था, जिसके वजह से काफी सारे लोग तो भूख से ही मारे गए, क्योंकि हमें फूड हमारे प्रोड्यूस किए गए और के हिसाब से मिले थे 2-3 महीने तक। तो हम बचे कुछ रिसोर्स से काम चला लेते हैं, लेकिन चौथा महीना आते आते हमारे सारे और ख़त्म हो जाते हैं। पर वापस सिटी जाके हम माइनिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें फूड मिलता ही नहीं। जो सुन रोलन को अब ये क्लियर था कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस उनका कभी भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन ही नहीं सकता। प्रिंस के पूछने पर हंटर अब आके बताता है कि मैंने 2 बीस्ट मारे हैं, एक माउंटेन बियर और एक माउंटेन वुल्फ। ये असल में होते तो बस एनिमल ही हैं, लेकिन ये हाइब्रिड एनिमल माउंटेन होने के बाद इनके अंदर की पावर 10 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद तो एक को भी रोकना बड़ा भी मुश्किल है। लेकिन रोलन को लग रहा था कि ये तो बस एनिमल है, तो फिर इतना क्यों डरना। हंटर कहता है कि नहीं, वहाँ हाइब्रिड बीस्ट भी होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म भी। इनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि बस एक पल में ही आपको ढूंढ लेंगे। रोलन पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर अब तक तुम अपने सारे झुक के क्यों खड़े हो। तो वो कैप्टन कार्टर बताता है कि एक जेल होमोजोन क्लैन से है। इस पे प्रिंस कहता है कि नहीं, अपना सर उठाओ, जब तक तुम मेरे सिटी में हो तुम सब बराबर हो। जो सुन वो अपना नाम आयरन एक्स बताता है। रोलन अब सबको आने के लिए शुक्रिया कहता है, उन्हें 10-10 सिल्वर कॉइन्स दे के वापस भेज देता है। जिसके बाद अब रोलन कार्टन के साथ खुद फॉरेस्ट बॉर्डर पर जाता है, जहाँ पर वो लोग सिग्नल फायर चलाते थे। आसपास के एरिया को स्टडी करने के बाद उसे समझ आता है कि जब भी लोगों को सिग्नल मिलता है तो वो माउंटेन से सीधा रिवर की तरफ भागते हैं, और जो पूरा डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं, बस 600 मीटर है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। हम लोग देखते हैं कि रोलन अगले एपिसोड में क्या करता है इन बीच से बचने के लिए जो डिमोनिक पीरियड में आता है। तो आज के लिए इतना ही, बस सायोनारा।